नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक इतिहास का पाठ नंबर 2 के अभ्यास प्रश्न हल करेंगे और ये पाठ का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी कि इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न है वो हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को जोड़ें। तो इसका हो जाएगा, सबसे पहला है यानी कि ये जो दिए हुए हैं इसको जोड़ना है। दीवानी और शेर मैसूर, फौजदारी अदालत, रानी चेन्नप्पा, सिपाही, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कि इसको हमें मिलान करना है। तो इसका आंसर है वो यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले है दीवानी, तो दीवानी का हो जाएगा भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। दूसरा है शेर मैसूर, तो शेर मैसूर कहते थे टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत, तो फौजदारी अदालत हो जाएगा इसका। रानी चेन्नप्पा, तो इसको कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। और सिपाही का हो जाएगा सिपॉय। और वारेन हेस्टिंग्स यानी कि भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है रेगिस्तानों को पूर्ति करें। रेगिस्तानों की पूर्ति करनी है तो पहले का हो जाएगा क में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लासी, यानी कि बंगाल में अंग्रेज़ों की जीत प्लासी की जंग से शुरू हुई थी। ख दूसरा हैदर अली टीपू सुल्तान के शासक थे, यहाँ हो जाएगा मैसूर, तो यहाँ मैसूर भर देंगे। ग है डलहौजी ने लेप्स तथा विलय का सिद्धांत लागू किया। और उसके बाद में है ड, इसका हो जाएगा मराठा सियासत मुख्य रूप से भारत के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित थी। तो ये रेगिस्तानों की पूर्ति हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सही या गलत बताना है। इसमें पहला हो जाएगा क, मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया, तो ये हो जाएगा गलत। ख के अंदर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, तो ये भी हो जाएगा गलत। उसके बाद में ग है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, तो ये है सही। और ख के अंदर है अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे वाले इलाके में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए विचार करें से संबंधित है चौथा क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप के बाज़ारों में भारत में बने बारीकी सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दें। तो इसी कारण यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होती रही थी। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित विवाद थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसे किलाबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा दें। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, तो छठे का आंसर हो जाएगा, छठा प्रश्न है कि दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ, तो इसका आंसर है कि दीवानी का अर्थ है राजस्व वसूली का अधिकार। 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। इस तरह कंपनी एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी थी
और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद जो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही, अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्च से चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को खतरा क्यों मानती थी? तो इसका आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को निम्नलिखित कारणों से खतरा मानती थी। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान एक शक्तिशाली शासक था और उसके नेतृत्व में मैसूर राज्य काफ़ी शक्तिशाली हो चुका था। ख के अंदर मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर राज्य के नियंत्रण में था, जहाँ से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसे स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से मना कर दिया गया था। उसके बाद का है कारण कि टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे और उनकी सहायता से सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी आग बबूला हो गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी में खलबली मच गई थी। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, सब्सिडियर अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा, उस समय भारत में सहायक संधि लॉर्ड वेल्जली ने चलाई थी और संधि केवल अंग्रेज कंपनी और देसी राजाओं के बीच हुआ करती थी। संधि को मानने वाले देसी राजा को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना पड़ता था। पहली शर्त थी अपने राज्य में अपने खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखना, उसे सहायक सेना कहा जाता था। दूसरा कारण है अपने दरबार में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रखना। ग हो जाएगा, अपने दरबार में अंग्रेज़ों की आज्ञा के बिना किसी विदेशी को नौकरी न देना। और ख में हो जाएगा, किसी अन्य राज्य में युद्ध हो जाने पर अंग्रेज़ों का निर्णय मानना। अब है राजाओं की स्थिति। राजाओं की स्थिति की सहायक संधि को मानने वाला देसी राजा यदि सहायक सेना का खर्चा नहीं दे पाता था तो कंपनी जुर्माने के रूप में उसके किसी प्रदेश पर अधिकार कर लेती थी। उदाहरण के लिए उस समय अवध के नवाब ने 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन में किस तरह अलग था? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला है अलग होने क हो जाएगा इसका कि भारत में ज़्यादातर राजा निरंकुश हुआ करते थे, उन्हें किसी जनता द्वारा नहीं चुना जाता था, उसका पद पैतृक होता था, मतलब उनके पिता के बाद उन्हें राजा घोषित कर दिया जाता था। वहीं दूसरी तरफ कंपनी का शासन कंपनी के अधिकारियों द्वारा नियुक्त प्रशासक चलाते थे, उन्हें शासन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ख है भारतीय राजाओं कोई भी अपना कानून नहीं हुआ करता था, तो कोई भी फैसला राजाओं द्वारा ही लिया जाता था, मतलब कि राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। राजाओं के कानून लिखित नहीं थे। दूसरी तरफ कंपनी के सभी कानून लिखे हुए थे। इन कानून की समीक्षा के लिए अदालत भी बनाई गई थी और इन सब के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय भी होता था। घ है कंपनी तथा भारतीय राजाओं के सैनिकों में अंतर होता था। राजाओं की सेना थोड़ी कम प्रशिक्षित थी, लेकिन कंपनी के सैनिक काफ़ी प्रशिक्षित थे। उनको हर मुश्किलों से लड़ना सिखाया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट 10वां प्रश्न, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलाव का वर्णन करें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आरंभ में एक व्यापारिक कंपनी ही थी, परंतु बंगाल की विजय के बाद यह एक प्रशासनिक कंपनी बन गई। इसी बीच कंपनी ने बम्बई और तथा मद्रास पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी और अपनी सत्ता की रक्षा तथा मजबूती के लिए कंपनी की सेना को नया रूप देना आवश्यक हो गया था। सेना की संरचना में परिवर्तन। सैनिक संगठन में समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किए गए। 18वीं शताब्दी में अवध तथा बनारस जैसी रियासतों में अंग्रेज किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से युद्ध तकनीक के बदलने से कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों का महत्व कम हो गया। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश शासन बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट यानी कि तोड़ेदार बंदूक और
मैचलॉक से लैस होते थे, अतः कंपनी की पैदल टुकड़ी अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही थी। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के आरंभ तक सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी कहीं अधिक नियंत्रित था। उसके बाद है अगला प्रश्न, आइए करके देखें से संबंधित 11 प्रश्न है। बंगाल में अंग्रेजों के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों को संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा, कलकत्ता को पहले कालिकाता के नाम से जाना जाता था। जब मुगल साम्राज्य ने कालिकाता पर जमींदारी का अधिकार दिया तो यह एक छोटे से गांव से बड़े शहर में उभरने लगा। कलकत्ता प्रशासन का केंद्र बन गया। अंग्रेज बेंगलोर में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, उद्यान आदि जैसी सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से विकसित क्षेत्रों में रह रहे थे। अधिकांश भारतीय खराब परिस्थितियों वाले, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रहते थे। उस समय के दौरान शहर सांस्कृतिक रूप से भी विकसित हुआ। नाटकों, थिएटरों, संगीत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया। औपनिवेशिक काल में कई शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीर, कहानियाँ, कविताएं और जानकारियाँ इकट्ठा करें, यानी कि झांसी की रानी या फिर महाजी सिंधिया, हैदर अली, महाराजा रणजीत सिंह, लॉर्ड डलहौजी या आपके इलाके का कोई पुराना शासक। इनमें से किसी का भी आप फोटो लेकर के उसका हमें वर्णन करना है। तो यहाँ हम एक का लेते हैं महाराजा रणजीत सिंह का ही, तो ये फोटो हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह का। और इसका वर्णन है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरांवाला यानी कि पाकिस्तान में है, संधावालिया महाराजा महा सिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह में सैनिक नेतृत्व के बहुत सारे गुण थे। वे दूरदर्शी थे। वे सांवले रंग का नाटे कद के मनुष्य थे। उनकी आंख शीतला के प्रकोप से चली गई थी, परंतु यह होते हुए भी वह तेजस्वी थे। इसलिए जब तक वह जीवित थे सभी मिसलें दबी थी। उस दिनों पंजाब पर सिखों और अफगानों का राज चलता था, जिन्होंने पूरे इलाके को कई मिसलों में बांट रखा था। रणजीत के पिता महासिंह सुकरचिया मिसल के कमांडर थे। पश्चिम पंजाब स्थित इस इलाके का मुख्यालय गुजरांवाला में था और छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराजा रणजीत सिंह की एक आंख की रोशनी चली गई थी और वे महज 12 वर्ष के थे जब उसके पिता चल बसे थे। राजपाट का सारा बोझ उन्हीं के कंधों पर आ गया। 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की और गुरु नानक जी के एक वंशज ने उसकी ताजपोशी संपन्न कराई। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया तथा सन 1802 में अमृतसर की ओर रुख किया। तो दोस्तों ये था कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल का अभ्यास प्रश्न। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।